आज दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर पिछले कुछ दिनों से लगातार संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान में की प्रेम्बल पे, उनके मूल अधिकार पे, मूल कर्तव्य पे, नीति निर्देशक तत्वों पे, इस तरह से हम उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम संविधान पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि संविधान का निर्माण करने वाले, संविधान को बनाने वाले, संविधान को एक आकृति देने वाले शख्स की व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। आज 6 दिसंबर है दोस्तों, और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का संविधान निर्मात्री सभा के वो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उससे उन्होंने उस संविधान का पूरा ड्राफ्ट किया और फिर उसको एक नया रूप में पेश किया। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज उन्हीं के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरों को भी बोलें कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील के बाद हम भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ जिले में, मऊ शहर में। वो मसार जाति में थे और मसार जाति उस समय अछूत जाति गिनी जाती थी। उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून, दर्शन शास्त्र व समाज शास्त्र के में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई काम किए। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सिविल सेवाओं में, स्कूलों में और बालकों नौकरियों के में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की। उनका बचपन का नाम भीवा था। उनमें उनके पिता रामजी भोलाजी सकपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे। उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी रमाबाई अंबेडकर और दूसरी शादी सविता अंबेडकर थी। भीमराव अंबेडकर, जैसा कि सभी जानते हैं, वो दलितों के नेता थे और अपना जीवन पूरा दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भारत में पूरी की। उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले गए, न्यूयॉर्क, और इसके अतिरिक्त वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में अपनी पढ़ाई जारी रखने और गेज इन से कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1920 के दशक में शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय व जाति भेद भाव अंबेडकर जी को बहुत कचोट गया और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब का मानना था कि केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में बदलाव ला सकता है। उसके बाद 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जिसका उद्देश्य महाड़ के सार्वजनिक कुओं से जल का उपयोग करने के लिए दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। मतलब दलितों को कुओं से पानी भी नहीं भरने देते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां सत्याग्रह किया और कुओं से पानी भरने का अधिकार जो है दलितों को लिए। 1930 में कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया और 3 बार हुआ दलितों मतलब गोलमेज सम्मेलन, और उसमें जो है दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। बाबा साहब के प्रयासों का परिणाम 1932 के पुणे पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसमें आम निर्वाचित क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंशियल चुनाव में इसका लाभ भी मिला। 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और उसके बाद उससे चुनाव भी लड़े थे उन्होंने। उससे उनको कुछ सफलताएं भी प्राप्त हुई और महत्वपूर्ण राजनीतिक पहचान भी मिली। उन्नीस सौ 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा बन गई थी 1946 में, और उसमें संविधान सभा में आपको ले लिया था और बाद में आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया और 2 साल और कुछ समय लगा जिसमें संविधान पूरा हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसकी एक कॉपी सौंप दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान बनाने में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। वो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री भी रहे, लेकिन शायद हिंदू कॉर्ड बिल के ऊपर कुछ टेंशन हुई और उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में रिपब्लिकन पार्टी बनाई। इसके बीच में
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिली है और उसके बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुता, स्वतंत्रता और बंधुता को अपना आधार बनाया और यही सारी चीज़ें संविधान में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था दी और 1956 के पहले डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर के आपस में चर्चा हुई और डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म हो और उनका मानना था जब तक जाति व्यवस्था रहेगी दलितों का उत्थान, वंचितों का, दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है, उनको कोई आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसलिए वो चाहते थे कि दलितों का ये जाति व्यवस्था जो है इस जाति उन्मूलन हो और यही बात डॉक्टर लोहिया भी चाहते थे। तो दोनों का पत्र व्यवहार हुआ और पत्र व्यवहार में उन्होंने मिलने का समय भी तय किया और ये भी तय किया कि अगर आपका जो ये रिपब्लिकन पार्टी जो आपने बनाई है वो और समाजवादी पार्टी जो है, प्रजा समाजवादी पार्टी, उन दोनों का विलय हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है नई निकल सकती है और हम आपको दलितों का नेता नहीं, हम सबका नेता बनाना चाहते हैं, मानते हैं और आप जो है हम सबका प्रतिनिधित्व करें, हमारा नेतृत्व करें। ये डॉक्टर लोहिया ने अंबेडकर साहब को लिखा। अंबेडकर साहब के और लोहिया जी के बातचीत हुई इसमें, क्योंकि उस समय कोई बहुत ऐसे वो नहीं थे, साधन नहीं थे इतने कम्युनिकेशन के, लेकिन फिर भी उनकी जो चिट्ठी पत्री से और जो बात हुई उसमें ये था कि हम कोई मिलने का दिन भी तय हो गया था, शायद दिसंबर 18 या 22 ऐसा कुछ था 56 में, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, 6 दिसंबर को ही निधन हो गया। तो इस वजह से वो मिलना नहीं हो पाया और वो दोनों पार्टियों का विलय होना रह गया। अगर वो विलय हो जाता तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव देखने को मिलता और जो समाजवादी नीतियां जो थी, डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं नीतियों को मानते थे और दोनों साथ साथ चलने का संकल्प भी ले रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, तो और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था और इस तरह से वो मतलब अपना जीवन जो है उन्होंने पूरा देश के लिए और दलित जातियों के लिए, खास तौर से पिछड़ी और अन्य जातियों के लिए अपना जीवन वर्चस्व लगाया। उन्होंने पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन चूंकि उसमें जाति जनगणना का और बड़ा रोल था उस समय, मतलब जनजाति और शेड्यूल ट्राइब की जातियों का तो संख्या थी लेकिन ओबीसी का नहीं था। तो ओबीसी के लिए ये तय हुआ था कि हम संविधान में प्रावधान तो करते हैं लेकिन ये एक आयोग बना करके वो तय करेगा कि कौन कौन सी जातियां, कितनी जातियां, कौन कौन सी जातियों को ये आरक्षण मिल सकता है। काका कालेलकर कमेटी का मतलब आयोग बनाया भी था डॉक्टर नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी लेकिन उसे लागू नहीं की और बाद में आप जानते ही हैं कि कैसे उस काका कालेलकर कमेटी आयोग का हश्र हुआ, वो धूल खाती रही और फिर 77 में सरकार बदली तब मंडल आयोग बना। फिर उस समय भी काका कालेलकर कमेटी को लागू करने की बात कही थी समाजवादियों ने, लेकिन
उस समय के नेताओं ने मतलब उसको टालने के लिए नया आयोग बनाने की बात की और मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तब तक जनता पार्टी का खत्म, टूट गई। खैर, ये सब बातें तो अलग है, पर आज जो है डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, तो हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को बताएं कि ये डॉक्टर लोहिया पे, डॉक्टर अम्बेडकर पे बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।